इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी जियोग्राफी की जो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 से जो है चैप्टर 3 जो है अपवाह तंत्र है। तो अपवाह तंत्र का जो है एनसीईआरटी का बुक मैं पढ़ा चुका हूँ। इसका अभ्यास प्रश्न जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है कि बूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बूलर जो झील है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक है। अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील है। तो इसमें जो डल झील है वो कौन सी है, लवणीय झील है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो देखिए जो तापी नदी है, तापी जो है भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। पहला प्रश्न है कि जल विभाजक क्या अर्थ है। इसको जो है एक उदाहरण इसका दीजिए। देखिए जल विभाजक का अर्थ क्या है। देखिए कोई उच्च भूमि जैसे पर्वत जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग करता है उसे जल विभाजक कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक एक जो है अम्बाला जल विभाजक है। अम्बाला जो है दिल्ली में है, जो सिंधु और गंगा जो नदी तंत्र को जो है क्या करता है, विभाजक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। देखिए गंगा नदी द्रोणी जो 2500 किलोमीटर की है, भारत की सबसे जो है बड़ी द्रोणी है। अगला प्रश्न है कि सिंधु और गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास निकलती है, जबकि गंगा नदी जो है गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है और जो हिमालय के दक्षिणी ढाल पर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए और ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो देखिए गंगा नदी की दो मुख्य धाराएं हैं भागीरथी और अलकनंदा, जो उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र के कम गाद जो है क्यों हैं। देखिए तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसे बहुत कम पानी प्राप्त होती है, इसलिए इसे तिब्बत के क्षेत्र में कम गाद पाई जाती है। इसके विपरीत जब यह नदी जो है भारत में प्रवेश करती है तो यह ऐसे क्षेत्रों से गुजरती है जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है और यहाँ जो है नदी बहुत अधिक पानी लेकर के जो है जाती है और इसी कारण इसमें गाद की मात्रा भी बढ़ जाती है, क्योंकि तिब्बत का जो मौसम ठंडा व शुष्क है इसलिए तिब्बत में जो है इसे बहुत कम पानी प्राप्त होती है। ठीक है ना। और इस क्षेत्र को जो है गाद भी बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है कि जो कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर के बहती हैं और समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं। देखिए जो नर्मदा और तापी नदियाँ हैं ये दो नदियाँ जो है गर्त से होकर के बहती हैं और ये जो है अपने मुहाने पे ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है कि नदियों तथा झीलों में कुछ आर्थिक महत्व बताइए। तो देखिए नदियों और झीलों के बहाव को नियंत्रित करती है और ये अतिवृष्टि के समय बाढ़ को रोकती हैं, अनावृष्टि के समय पानी के बहाव को बनाए रखती हैं और इसका उपयोग जो है जल विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। ये आसपास की जो है जलवायु को मृदुल बनाती हैं और जलीय परितंत्र को जो है संतुलित बनाए रखती हैं।
ये प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती हैं और पर्यटन का विकास करने में भी सहायता जो है प्रदान करती हैं और ये मनोरंजन करती हैं। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि नीचे जो है कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित में बांटना है। जैसे दिया आपका बूलर झील, डल झील, नैनीताल, भीमताल, गोविंद सागर, लोकटक ताल, बारापानी, चिल्का, सांभर, राणा सागर, ठीक है ना, निजाम सागर, पुलिकट, नागार्जुन सागर, हीराकुंड। तो इनको जो है बांटना है। तो देखिए जो है यहाँ प्राकृतिक झील और ये है मानव निर्मित झील। देखिए जो बूलर झील है वो प्राकृतिक झील है, डल झील भी प्राकृतिक झील है, नैनीताल, भीमताल, लोकताल और बारापानी ये सब, और जो है चिल्का, सांबर और पुलिकट ये सारे जो है प्राकृतिक झील हैं। जबकि जो गोविंद सागर है, राणा प्रताप सागर है, निजाम सागर है, नागार्जुन सागर है और हीराकुंड बांध है, ये मानव निर्मित जो है झीलें हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हिमालयी नदियाँ जो है क्या होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं। हिमालय नदियाँ जो है अधिकतर हिमालयी नदियाँ जो है 12मासी होती हैं, जिनका अर्थ है कि उन्हें वर्ष भर जो है पानी जो है पानी रहती है उनमें, और ये जो है पानी इसमें बर्फ़ के पिघलने के से जो है इसमें रहती है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है ना, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है बरसती है, ये जो बारिश होती है ना तो उसी का पानी इसमें इकट्ठा रहता है। जबकि जो है बारिश नहीं हो, बारिश होने के बाद जो है कुछ दिनों के बाद इसमें पानी समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। अगला जो है दूसरा देखें तो अंतर ये है कि हिमालयी नदियों का उद्गम, उनके उद्गम से समुद्र तक जो है मार्ग लंबा होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का जो है मार्ग छोटा होता है। तीसरा अंतर देखें तो हिमालयी नदियों का उद्गम स्थान पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। चौथा अंतर यह है कि जो हिमालयी नदियां हैं ये उत्तर के समतल मैदान में बहती हैं और सिंचाई, खेती बाड़ी, जहाजरानी उद्देश्यों के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है ये चट्टानी धरातल पर बहती हैं, इसलिए न तो जहाजरानी यानी इसमें न तो व्यापार हो पाता है न कुछ भी होता है, न ही सिंचाई के लिए जो है उपयुक्त हैं। और पांचवा जो अंतर है इसमें कि जो हिमालयी नदियाँ हैं ये विशाल डेल्टा बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है अपेक्षाकृत छोटे छोटे डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। देखिए पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और ये है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, जबकि नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो पूर्व की ओर बहती हैं बंगाल की खाड़ी में और जो पश्चिम की तरफ बहती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। इन नदियों का प्रवाह तंत्र विकसित और आकार बड़ा होता है। जो पूर्व की तरफ जाती हैं उनका आकार बड़ा होता है और जो पश्चिम की तरफ आती हैं इनका जो है आकार छोटा होता है। ये नदियाँ बहुत गहरी नहीं बहती, यानी और जो है ये नदियाँ गर्त से होकर के बहती हैं। ये नदियाँ पूर्वी तट पर बहुत बड़े डेल्टा बनाती हैं, जबकि ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये ज्वारनद का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों का क्या महत्व है। तो देखिए नदियाँ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ बिंदु जो नदियों की महत्व को प्रदर्शित करता है, जैसे कि नदियों से हमें प्राकृतिक ताज़ा मीठा पानी मिलता है जो मनुष्य सहित अधिकतर जीव जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरा है ये नई मृदा बिछा करके उसे खेती योग्य बनाती हैं, जिससे बिना अधिक मेहनत के इस पर खेती की जा सके। तीसरा है कि नदियों के तटों ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को आकर्षित किया है और ये बस्तियां कालांतर में बड़े शहर बन गए हैं। चौथा देखें तो ये जल के बहाव को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं। पांचवा देखें
तो ये भारी वर्षा के समय बाढ़ को रोकती हैं। छठवां देखें तो ये शुष्क जो है मौसम के दौरान पानी का एक सामान जो है बहाव बनाए रखती है और इसकी सहायता से जल विद्युत पैदा की जाती है। ये आसपास के वातावरण को मृदुल बनाती है। ये जलीय परितंत्र को बनाए रखती है। ये प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती है। ये पर्यटन का विकास करती है और जो इसमें सहायता प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखते हैं मानचित्र कौशल। तो मानचित्र कौशल में जो है भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को नामांकित कीजिए, जैसे गंगा, सतलज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी, और जो है इसमें झीलों को जो है नामांकित कीजिए। तो ये जो है आप